सोचिए एक नए शहर में आप घर खरीदते हो, लेकिन उस घर का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। घर के बेसमेंट में यूनिवर्स के अंत तक पहुंचने का रास्ता है, जहां जाने की इंसान बस एक कल्पना कर सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां जाकर आप यूनिवर्स के ब्रह्मांड के रहस्य की खोज कर सकते हो। तो क्या आप ऐसे जर्नी पे जाना चाहोगे? कुछ ऐसी ही ट्विस्टेड और खतरनाक आज की कहानी है। कहानी की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग दंपत्ति यानी कि फ्रैंकलिन और आयरीन इन कपल को देखते हैं, जो अकेले ही अपने एक घर में रहा करते थे। आयरीन हाल ही में कहीं से गिर गई थी, इसीलिए वो ज्यादातर व्हीलचेयर में रहती है। वो अपनी जिंदगी से शायद खुश भी नहीं है। रात में सोने जाने से पहले आयरीन अपने पति फ्रैंकलिन से कहती है कि मुझे आज वापस सितारे देखने हैं, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। जिसके बाद फ्रैंक अपने पत्नी आयरीन को व्हीलचेयर से घर के बाहर लेकर आता है। सामने ही एक गैराज होता है। उस गैराज में जाने के बाद दोनों भी बेसमेंट में चले आते हैं। बेसमेंट के नीचे एक छोटा सा रास्ता होता है। वहाँ से ये लोग एक रूम में जाते हैं जो किसी मशीन की तरह होती है। अब उनके सामने कुछ अजीब से रेज आते हैं और थोड़ी देर के बाद ये लोग एक दूसरे रूम में मूव होते हैं। हम देखते हैं कि ये रूम एक अलग प्लैनेट पर है शायद। सामने ही ब्रह्मांड का एक अलग ही रूप दिखाई देता है। काफी सारे प्लैनेट सामने होते हैं। दूर पर हमें एक आकाश गंगा भी दिखाई देती है। ये नजारा अचंभित करने वाला था। वही इस रूम के सामने कांच लगी हुई थी। रूम में एक सोफा और कुछ किताबें वगैरह भी रखी हुई थी। वही इस दुनिया में बाहर जाने का एक डोर भी होता है, लेकिन ऑफ कोर्स इस दूसरे दुनिया में अगर जाना है तो हमें वैसे इक्विपमेंट लगेंगे। अब ये दोनों भी वहाँ पे सेटल इन हो जाते हैं और आयरीन उसी नज़ारे को देखने लगती है। आयरीन की बात करें तो वो काफी समय से उदास रहने लगी थी। उसे अक्सर यहाँ नीचे आकर बैठना ही पसंद था। उसे कई बार तो उस डोर के बाहर भी जाना था, लेकिन इन्होंने एक बार एक चूहे को बाहर डाल दिया था जो अगले ही पल में तड़प कर मारा गया था। इसलिए फ्रैंक हमेशा मना करता है। अब यहाँ फ्रैंक को आयरीन की चिंता होने लगती है और वो कहता भी है कि तुम आजकल कोई भी चीज एंजॉय नहीं कर रही हो, बस नीचे आना चाहती हो। लेकिन आयरीन उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये रूम यहाँ पे किसने बनाया, वो मशीन किसकी थी, ये हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। अब कुछ समय बिताने के बाद ये लोग ऊपर आते हैं और अपने घर में जाने लगते हैं। जाते वक्त इनका पड़ोसी ब्रायन इन दोनों को खिड़की से देखता है। उसने कई बार इन दोनों को गैराज में जाते हुए देखा था, इसीलिए उसे शक होने लगता है कि गैराज में कोई तो सीक्रेट खजाना होगा। खैर, अब अगले दिन आयरीन की डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होती है, इसीलिए दोनों भी कार से जाने लगते हैं। तभी ब्रायन इन्हें हेलो करने के लिए आता है, लेकिन फ्रैंक ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, इसीलिए वो ब्रायन को इग्नोर करता है। अब ब्रायन गुस्से में अपने पत्नी को बताता है कि कैसे ये बुढ़ा रोज रात को अपने बुढ़ी को गैराज में लेकर जाता है, जरूर वहाँ पे कुछ तो है। तो उसकी पत्नी उसे समझाती है कि देखो, हम यहाँ पे 6 महीने पहले आए हैं, हमें दूसरों के काम में नाक नहीं अड़ानी चाहिए। लेकिन आगे वो ये भी बताती है कि मुझे उन बुजुर्ग की काफी चिंता होती है, इसीलिए मैंने फेसबुक पर उनकी पोती डिनीस को ढूंढकर उसे मैसेज डाला है। अब आगे वही देख लेंगे। तो यहाँ पे आयरीन और फ्रैंक दोनों हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ डॉक्टर आयरीन को बताती है कि उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं है, क्योंकि वो खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रखती। अभी तक उसे चलना फिरना चाहिए था। वही दूसरी तरफ फ्रैंक को हम देखते हैं, जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होने तक ग्रोसरी स्टोर में आया होता है कुछ सामान लेने के लिए। तभी उसे उसकी पोती डिनीस का कॉल आता है, जो बताती है कि वो उनसे मिलने के लिए आ रही है। इसीलिए अब फ्रैंक तुरंत ही उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पे हम डिनीस को देखते हैं। अब डिनीस बातों बातों में उनसे कहती है कि मुझे आप दोनों की भी चिंता है, क्यों ना आप दोनों भी मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, और आप लोग रात को बाहर घूमते भी रहते हो। अब इस बात से फ्रैंक समझ जाता है कि जरूर उनके पड़ोसी ने कंप्लेन की होगी। तो फ्रैंक डिनीस को समझाता है कि तुम्हारी दादी को वही घर पसंद है, वो उस घर को छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए मैं भी वहाँ रहना चाहता हूँ। हम लोग बिल्कुल ठीक है। अब वही हॉस्पिटल में आयरीन का चेकअप हो जाता है। काफी देर वो फ्रैंक का वेट करती है, लेकिन वो आता नहीं है, इसीलिए वो सामने के ही केयर हाउस में चली जाती है, जहाँ पे काफी सारे बुजुर्ग लोग रहा करते थे। अब वहाँ पे उसे एक नर्स मिलती है जिसका नाम है लीजा। लीजा आयरीन की ही स्टूडेंट रहा करती थी। अब आयरीन उसके मदद से अपने दोस्त के रूम में चली जाती है, जो वहीं पे रहा करती है।
वो उसके दोस्त के हस्बैंड का हाल ही में देहांत हुआ था और आयरीन की दोस्त उसे पहचानती भी नहीं है, जो देखकर आयरीन को काफी बुरा लगता है। अब यहाँ देखते देखते रात हो जाती है। यहाँ पे फ्रैंक डेनिस के साथ डिनर निपटा कर सीधा घर ही आता है क्योंकि वो भूल गया था। अब घर आने के बाद उसे याद आता है और वो तुरंत आयरीन को लेने हॉस्पिटल आता है। अब वो उसे हॉस्पिटल से पिक करता है, लेकिन रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसीलिए फ्रैंक अपने साथी से पेट्रोल मंगवाता है और भरने लगता है। इसी दरम्यान आयरीन गाड़ी में अकेली थी तो उसे वापस उसी जगह के विजन्स आने लगते हैं कि वो जगह उसे बुला रही है अपने पास। इसके बाद वो दोनों भी घर आते हैं। अब फ्रैंक उसे बताता है कि कैसे आज वो डेनिस से मिला था और वो चाहती है कि हम उसके घर में रहने के लिए जाए, लेकिन मैंने मना कर दिया है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ रहना है। अब ये बात सुनकर आयरीन उसे थैंक यू कहती है। फिर दोनों भी एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि आखिरी सांसों तक एक दूसरे के साथ रहेंगे और थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं। अब इसी दरम्यान जो ब्रायन होता है, इनका पड़ोसी, वो गैराज में आ जाता है चुपके से और वहाँ की तलाशी लेता है, लेकिन गैराज में उसे कुछ भी खास नहीं मिलता। जिसके बाद ये दोनों दादा दादी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बीच रात में आयरीन उठती है। उसे एक ही बात सताई जा रही थी कि अगर वो उस डोर के दूसरी तरफ नहीं गई तो वो हमेशा ही पछताएगी। वो उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहती थी मरने से पहले, इसलिए अब वो फ्रैंक को एक लेटर लिखती है और इसमें ये सारी बातें बताती है कि कैसे उसे ये आखिरी चीज करनी है। इसके बाद वो फ्रैंक को गुड बाय करके उसी सीक्रेट रूम में चली आती है और वो लेटर उसी रूम में रखती है। इसके बाद वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाने लगती है और वो दरवाजा खोलने वाली थी कि तभी उस रूम में से कोई एक इंसान तड़पने लगता है, जो देखकर आयरीन हैरान होती है और टेंशन में आती है कि ये इंसान कौन है, यहाँ कैसे आया, क्योंकि ये जगह तो हम दोनों को ही पता है। क्या ये एलियन है जो सामने वाली दुनिया से आया है? और आयरीन डर कर ऊपर आने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में फ्रैंक आयरीन के कहने पर बेसमेंट में जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर वही आदमी दिखाई देता है जिसे अब ये लोग अपने घर में लेकर आते हैं। उसके शरीर में खून लगा होता है और उसकी हालत भी काफी खराब थी। अब यहाँ आयरीन को लग रहा होता है कि ये आदमी उसी दूसरी दुनिया से आया है, इसीलिए आयरीन काफी एक्साइटेड होती है उससे उस दुनिया के बारे में चीजें जानने के लिए। वही फ्रैंक को लग रहा था कि ये कोई नशेड़ी आदमी है जो शेड देखकर वहाँ पे सोने आया था, इसीलिए जब वो नीचे आता है तो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। लेकिन इस बात से आयरीन बहुत ही नाराज होती है, उसे इस आदमी को यहीं पे रखना था। जब पुलिस आते हैं तब वो घर की तलाशी लेना चाहते हैं तो आयरीन अब पुलिस ऑफिसर से कहती है कि दरअसल फ्रैंक की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो चीजें इमेजिन कर रहा है, यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं आया था। ये सुनकर ऑफिसर टॉम यानी पुलिस ऑफिसर चला जाता है। क्लियरली यहाँ पे आयरीन काफी सारी चीजें फ्रैंक से छुपा रही होती है। अब यहाँ से कहानी मुड़ती है अर्जेंटीना में। वहाँ के एक छोटे से गांव में हम एक महिला स्टेला को देखते हैं जो अपनी 15 साल की बेटी टोनी के साथ अकेली ही ऊंचे पहाड़ी के एक छोटे से घर में रहती थी। यहाँ पहाड़ी पर उनका एक घर होता है और साइड में एक छोटा सा चर्च भी होता है। जो बेटी रहती है टोनी, उसे यहाँ पे दूर दराज रहना पसंद नहीं था क्योंकि उसका स्कूल काफी दूर होता है और इसी के कारण उसके कोई भी दोस्त भी नहीं होते। पास का टाउन भी काफी दूर होता है। अब यहाँ स्टेला टोनी को उसके स्कूल में छोड़ती है, जहाँ पे हम देखते हैं टोनी को स्कूल में एक लड़का मैथियस पसंद होता है। अब मैथियस उससे बात करते हुए कहता है कि आज रात में तुम्हारे घर आऊंगा। अब रात में मैथियस अपने पूरे दोस्तों की गैंग के साथ टोनी से मिलने के लिए उसके घर आता है। अब टोनी उसे लेकर उसी चर्च में जाती है जो घर के साइड में था। अब टोनी को लग रहा था ये डेट है, इसीलिए वो उसे किस करने जाती है कि तभी मैथियस उसे बताता है कि वो यहाँ पे इसीलिए आया है क्योंकि उसकी और उसकी दोस्तों की बेट लगी थी कि मैथियस इस हॉन्टेड घर में एक रात तक रुकेगा, जिसके बदले में वो मैथियस को पैसे देने वाले हैं। दरअसल शहर में ये अफवाह थी कि जो टोनी के दादाजी थे वो एक तरह का कल्ट यहाँ पे चलाते थे और इसी चर्च में वो सारी कल्ट की एक्टिविटी हुआ करती थी। अब फिलहाल उसके दादाजी जेल में होते हैं और इसीलिए मैथियस और उसके दोस्त ये सारी जगह देखने के लिए आए थे। लेकिन तभी वहाँ पर स्टेला आ जाती है और इन सारे बच्चों को वहाँ से भगा देती है। अब टोनी भी अपने माँ पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सब लोग जाने के बाद हम देखते हैं स्टेला उसी चर्च में एक दरवाजा ओपन करती है और वहाँ से नीचे आती है। वहाँ पर बिल्कुल वैसा ही रूम था जैसे फ्रैंक और आयरीन के घर में देखा था।
नीचे आने पर वो एक चीज चेक करती है जिसमें एक एनर्जी बॉल जैसा कुछ था। अब यहाँ पे फ्रैंक और आयरीन के घर पे हम देखते हैं उन्हें उस लड़के के बैग में कुछ सिक्के और नॉवेल वगैरह मिलता है, लेकिन उसका कोई भी आईडी नहीं था और इसी के कारण फ्रैंक को उसे अपने घर पे नहीं रखना था। लेकिन आयरीन की जिद होती है कि वो यही रहेगा। इसी दरम्यान उस लड़के की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, इसलिए अब आयरीन के कहने पर फ्रैंक उसके लिए दवाई लेने जाता है। जब वो दवाई लेने के लिए आता है तो केमिस्ट वाला उसे दवाई देने से पहले आयरीन के डॉक्टर को कॉल लगाता है। अब वो डॉक्टर फोन पर फ्रैंक को बताती है कि आयरीन ने शायद आपको बताया ही होगा, लेकिन उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। उसे अच्छे खाने की और एक्सरसाइज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो अपना ख्याल ठीक से नहीं रख रही है। उसका वजन भी कम हो रहा है, वो ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं रह सकती। अब ये बात जानकर फ्रैंक बहुत ही शॉक होता है क्योंकि आयरीन ने ये बात उससे छुपाई होती है। वही आयरीन घर पर उस आदमी की नॉवेल देख रही होती है कि तभी उसे उसमें एक फोटो मिलता है। उसे लगता है कि ये छोटा बच्चा वही लड़का होगा जो उनके घर में है। फिर वो उसी लड़के के लिए कुछ काढ़ा वगैरह बनाती है और उसे पिलाती है। अब काढ़ा पिलाने के थोड़े ही समय के बाद उस लड़के को होश आता है और वो थोड़ा अब ठीक था। वो बताता है कि उसका नाम जूड है, लेकिन वो कौन है, कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड कुछ भी याद नहीं है। तो यहाँ फ्रैंक थोड़ा गुस्से में ही केमिस्ट से निकलता है तो बाहर उसकी मुलाकात उसी के पड़ोसी ब्रायन से होती है, जो एक लोकल इलेक्शन में खड़ा होने के लिए लोगों की साइन ले रहा था, लेकिन शहर में कोई भी उसे ज्यादा भाव नहीं देता। वही फ्रैंक आने पर वो उससे बात करने जाता है, लेकिन फ्रैंक उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। इसीलिए अब ब्रायन को फ्रैंक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो फ्रैंक के ही फर्जी दस्तखत करता है अपने पेपर पर। अब यहाँ पे फ्रैंक घर आता है और जूड को होश में आया हुआ देख वो ज्यादा कुछ कहता नहीं है, जो जूड लेने का नाटक करता है क्योंकि इन दोनों के जाने के बाद वो दवाई फेंक देता है। खैर अब दोनों भी नीचे आते हैं और फ्रैंक आयरीन पर नाराज था कि पहले तो उसने डॉक्टर की बात उससे छुपाई और दूसरा खुद का ख्याल रखने के बजाय उस लड़के का ख्याल रख रही है। अब आयरीन फ्रैंक से प्रॉमिस करती है कि वो डॉक्टर ने कही हुई सारी चीजें करेगी, लेकिन उसके बदले में फ्रैंक उसे जूड को यहाँ पे रहने दे ताकि वो जूड से उस अदर वर्ल्ड की सारी हकीकत जान पाए कि वो डोरवे कहाँ जाता है और वहाँ पे क्या है। अब अपनी पत्नी की खुशी के लिए फ्रैंक ये सारी चीजें करने के लिए मान जाता है। अब रात के समय में फ्रैंक जूड के रूम में आ जाता है और उसे बताता है कि ये रूम हम कभी भी यूज नहीं करते क्योंकि ये रूम हमारे बेटे का था जिसने 20 साल पहले खुदकुशी कर ली थी। फ्रैंक अभी भी उस गम से उभर नहीं पाया है और इस रूम में आने के बाद उसकी सारी यादें वापस आ गई है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अब ये बात शेयर करने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जूड को धमकी भी देता है कि आयरीन तुम पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करती है, तुम उसे धोखा मत देना वरना तुम्हारा हाल ठीक नहीं होगा, और वो रूम लॉक करके निकल जाता है। अब यहाँ अगले दिन हम अर्जेंटीना में देखते हैं टोनी बहुत ही ज्यादा नाराज होती है और अकेले ही वो एक कैफे में आती है तो स्टेला उसके पीछे पीछे आती है और उसे समझाने लगती है कि कैसे हमारे फैमिली का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। दोनों भी बात कर रहे थे तभी उसके घर पे अचानक से ब्रेक इन होता है, इसीलिए वो दोनों भी अर्जेंटली घर आते हैं। तो हम देखते हैं कि एक आदमी उनके घर में आया होता है जो स्टेला के ही कल्ट का कोई आदमी होता है। अब वो स्टेला से पूछने लगता है कि क्या वो अपने बेटी टोनी को ट्रेनिंग दे रही है या नहीं। अब किस ट्रेनिंग की बात हो रही है ये हमें जल्द ही पता चलेगा, लेकिन ये जरूर उस डोरवे से ही रिलेटेड है। खैर अब बीच रात में हम देखते हैं जूड नींद से उठता है और अपने बैग से आयरीन का वही लेटर निकालता है जो एपिसोड 1 के एंडिंग में आयरीन ने फ्रैंक के लिए लिखा था। जिसके बाद वो किचन में आके एक चाकू लेता है और बाथरूम में आके खुद के पैर को काट देता है और पैर से एक छोटा सा डिवाइस निकालता है और इस चिप को वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम फ्रैंक को देखते हैं जिसने जूड के बैग से वो कॉइन निकाल लिए होते हैं और वो एक पुराने पॉन शॉप में आता है और उस कॉइन के बारे में पूछने लगता है। तो शॉपकीपर बताता है कि ये सिक्के 17वीं सदी के सिक्के हैं। वही अब अर्जेंटीना में देखते हैं स्टेला अपने बेटी टोनी के साथ होती है, तभी वो आदमी स्टेला को अगली असाइनमेंट के कुछ पेपर देता है और कहता है इस सफर में तुम्हें टोनी को अपने साथ लेकर जाना होगा, अगर तुम नहीं लेकर जाती हो तो मजबूरन मुझे उसे लेकर जाना होगा।
तो यहाँ यूएस में हम देखते हैं कि फ्रैंक पॉन शॉप से घर आता है और दोनों भी जूड से मिलने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, जिसके बाद तीनों भी नाश्ता वगैरह करने के लिए एक डाइनर में आए होते हैं। अब घर आने के बाद जब वो अपने ही रूम में फ्रेश होने के लिए जाता है तो आयरीन उसके लिए कपड़े लाती है और तभी वो चुपके से उसके अलमीरा की तलाशी लेने लगती है और उसे उस अलमीरा में एक एनर्जी का ऑर्ब मिलता है। ये सेम चीज हमने स्टेला के बेसमेंट में भी देखी थी, वैसी ही ये चीज होती है। अब फ्रेश होने के बाद जूड नीचे आता है और आयरीन के साथ बातें करने लगता है। अब यहाँ आयरीन चाहती थी कि जूड और फ्रैंक दोनों अच्छी तरह से बॉन्डिंग करे। फ्रैंक तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, फिर भी वो जूड को अपने साथ टाउन घुमाने के लिए लेकर जाता है। अब यहाँ पर वो बैंक से कुछ पैसे निकालता है और जूड को एक लोकेशन पर लेकर आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक धोखेबाज हो और मेरी पत्नी के ट्रस्ट का फायदा उठा रहे हो। ये 5 लाख लो और यहाँ से निकल जाओ, सामने ही बस है, तुम कहीं पर भी जा सकते हो। अब ये सुनने के बाद जूड को थोड़ा बुरा लगता है और वो फ्रैंक से कहता है कि आपने 2 दिन मुझे यहाँ रहने के लिए दिया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। और वो सामने की बस की तरफ जाने लगता है। तो यहाँ फ्रैंक सोचने लगता है कि इसने इतने सारे पैसों को मना किया है, इसीलिए बस पकड़ने से पहले ही फ्रैंक उसे वापस बुला लेता है और कुछ और दिन ठहरने के लिए कहता है। इसी दरमियान जब आयरीन घर पर होती है तब वही वो बॉटल में ऑर्ब देख रही होती है और वो जार ओपन करती है और वो ऑर्ब को कॉफी टेबल पर रखती है, लेकिन इसके कारण अचानक से ही वो कॉफी टेबल ही गायब हो जाता है और वो वापस उस ऑर्ब को बॉटल में रख देती है। तभी उनकी पोती डेनिस वहाँ पे आ जाती है, जिसे देखकर आयरीन अब उस ऑर्ब को छुपा देती है। वहीं दूसरी जगह फ्रैंक के पड़ोसी ब्रायन को इलेक्शन ऑफिस से कॉल आता है कि उसे इलेक्शन से नाम हटाना होगा क्योंकि उसने जाली दस्तखत किए हैं। अब उसे लगता है कि फ्रैंक ने उसकी कंप्लेंट कर ली है, इसीलिए वो फ्रैंक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ पे डेनिस अपने दादा दादी से मिलने आई हुई होती है और तभी पहली बार उसकी मुलाकात जूड से होती है। आयरीन बताती है कि वो उनका केयर टेकर है जो उसने हाल ही में हायर किया है। जो सुनने के बाद डेनिस नाराज होती है। जूड का कोई बैकग्राउंड भी नहीं पता था। अब इनका डिनर वगैरह होने के बाद आयरीन डेनिस को घर जाने के लिए कहती है क्योंकि काफी रात हो गई थी और गुस्सा होके डेनिस वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसे उनकी चिंता होने लगती है, इसीलिए वो पुराने दोस्त के घर जाती है ताकि अगले दिन वो जूड के बारे में जानकारी निकाल सके। इसी दरमियान फ्रैंक बाथरूम में होता है और वो अपने कैबिनेट में कुछ लेने के लिए जाता है, तभी उसे वही जूड का छुपाया हुआ छोटा सा डिवाइस मिलता है और वहाँ पे खून भरी नाइफ भी मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जूड उनसे काफी सारी चीजें छुपा रहा है। तो यहाँ दूसरी जगह ब्रायन को देखते हैं, जो फ्रैंक के वही गैराज में जाता है देखने के लिए कि रोज ये बुड्ढा बुड्ढी इस गैराज में क्यों आते हैं। और फाइनली उसे नीचे जाने का रास्ता मिलता है और वो नीचे उसी रूम में आ जाता है, जो देखकर वो बहुत ही हैरान होता है क्योंकि उसे अब सीक्रेट पता चल गया था। अब यहाँ अर्जेंटीना में हम देखते हैं वो आदमी टोनी और स्टेला के घर से निकल जाता है। स्टेला अपने बेटी को अपना सामान पैक करने के लिए कहती है क्योंकि दोनों भी कहीं बाहर जाने वाले थे। जिसके बाद वो चर्च के उसी सीक्रेट डोर को ओपन करके नीचे आते हैं। स्टेला टोनी को बताती है कि काफी सदियों पहले हमारी फैमिली ने एक जिम्मेदारी अपनाई थी, अब समय आ गया है तुम भी वो सीक्रेट जान लो। फिर वो उसी सीक्रेट रूम के डोरवे में जाती है जहाँ पे वो एनर्जी ऑर्ब था और कुछ सिंबल्स को प्रेस करती है, जिसके बाद दोनों भी रूम के अंदर आते हैं। रूम अचानक से चेंज होते हुए ये लोग एक दूसरे ही लोकेशन पर आ जाते हैं। रूम जैसे ही ओपन होता है तो वहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता था। ये लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो ये लोग अब अर्जेंटीना से न्यूयॉर्क शहर में पहुँच गए होते हैं, यूएस में। ये देखकर स्टेला काफी हैरान थी कि उसके फैमिली के पास टेलीपोर्टेशन का एक डिवाइस है। यही वो सीक्रेट चीज थी जो इसकी फैमिली में बरसों से चलती आ रही है। अब ये ऊपर आने के बाद निक नाम के एक आदमी से मिलती है जो उन्हीं का इंतजार कर रहा था और एपिसोड यही खत्म होता है।
या फ्रैंक अगले ही दिन पुलिस के पास जाता है वो सर्किट लेके और जुड के बारे में पुलिस सर्च करने कहता है, लेकिन पुलिस को लग रहा है कि फ्रैंक दिमाग से कम है, इसीलिए वो मना करके उससे जाने कहते हैं। वही दूसरी जगह जुड और आयरीन दोनों भी पुराने लाइब्रेरी आए होते हैं जुड के पिता का रिकॉर्ड चेक करने, और उन्हें पता चलता है कि जुड के पिता इसी शहर में रहा करते थे, लेकिन होमलेस होने के कारण पुलिस ने पकड़ा था और उन्हें भी जुड की ही तरह भूलने की बीमारी थी। तो यहाँ हम टोनी और स्टेला को देखते हैं। अगले दिन टोनी और स्टेला निक के साथ एक वेयर हाउस में आते हैं जहाँ काफी मशीन्स थी। अब यहाँ स्टेला निक को वो असाइनमेंट वाला पेपर देती है जिसे निक एक बहुत ही बड़ी मशीन में डालता है और फिर वो मशीन कुछ नंबर्स जनरेट करती है। निक टोनी को बताता है कि ये मशीन अलग तरह के सिग्नल्स मैप करती है। अब उस मशीन से जो नंबर्स जनरेट होते हैं उससे ये लोग मैप से मैच करते हैं, लेकिन इन्हें एक स्पेसिफिक एरिया ढूंढना था, इसलिए ये लोग एक कार लेके पुराने टावर के यहाँ जाने लगते हैं। यहाँ दूसरी जगह घर पे आयरीन और फ्रैंक का जुड को लेके काफी झगड़ा होता है, क्योंकि फ्रैंक जुड पर जरा भी विश्वास नहीं रखता था और आयरीन मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, और फ्रैंक गुस्से में ड्रिंक करने निकल जाता है। जिसके बाद आयरीन जुड से कहती है, तुम अपने पिछली जिंदगी के बारे में काफी चीजें छुपा रहे हो, हमें बता नहीं रहे हो। मुझे तुम पर भरोसा करना है, लेकिन तुम्हें चीजें बतानी पड़ेगी। अब जुड इस बात को टाल देता है। तभी वहाँ पर चंद्रा आती है। ये वही नर्स थी जो हॉस्पिटल में चोरी करते हुए पकड़ी गई थी और उसे अब काम से निकाला था। वो आयरीन के पास उनकी देखरेख करने का काम मांगने आती है, लेकिन आयरीन जुड को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि हमने इसे ऑलरेडी काम पर रख लिया है। ये बात सुन के चंदा थोड़ा गुस्सा होती है, जिसके बाद वो वॉशरूम जाती है जहाँ उसे जुड का रूम दिखता है। अब गुस्से में वो उसके बैग से वो चीज चुराती है जिसके मदद से लोग टेलीपोर्ट होते हैं। अब रात होती है। जुड घर के काम कर रहा था, तभी उसे एक शॉप से कॉल आता है जहाँ पे फ्रैंक ने उसके गोल्ड कॉइन्स दिखाए थे। वो शॉप वाले को लगता है कि जुड फ्रैंक का बेटा है, इसीलिए वो कहता है, तुम्हारे पापा ने जो मुझे गोल्ड कॉइन्स दिखाए थे उन्हें खरीदने के लिए एक आदमी काफी इंटरेस्टेड है, तुम लोग एक बार उस आदमी से बात कर लो। और शॉप वाला उस आदमी का नंबर जुड को देता है। जुड तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है। जुड को लगता है यहाँ पे उसे गैब्रियल मिलेगा, यानी उसके पिता, लेकिन वो फोन पे नहीं होते। अब वो आदमी कहता है कि वो उन कॉइन्स को देखना चाहता है। जुड आगे कुछ बोल पाए कि तभी आयरीन उसे बुलाने लगती है, इसलिए वो उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। लेकिन फोन रखने से पहले वो आदमी कुछ स्पेनिश में कोड वर्ड्स कहता है, जो सुनकर जुड भी हैरान होता है। अब आयरीन आकर उसे आज के सारे काम करने के लिए पैसे देती है। फिर जुड फ्रेश होता है, तभी उसे अपना बैग खुला मिलता है। अब चीजें ढूंढने के बाद उसे समझ आता है चंदा उसके बैग से वो डिवाइस लेकर गई है। वो थोड़ा पैनिक होता है और नीचे आता है जहाँ उसे चंद्रा का बिजनेस कार्ड मिलता है। अब रात में ही वो चंद्रा के घर जाने निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे एक पब दिखाई देता है और वो वहाँ कुछ टाइम बिताने के लिए जाता है। इसी पब में डेनिस अपने दोस्त के साथ आई होती है। वो अब जुड को देख हैरान होती है, जिसके बाद वो जुड को भी अपने साथ बुलाती है और तीनों भी एंजॉय करने लगते हैं। वही दूसरी जगह हम फ्रैंक को देखते हैं जो पूरा दिन पूल खेल रहा था। इसी दरमियान ब्रायन भी वहाँ खेलने आता है। अब दोनों भी बात करने लगते हैं और फ्रैंक पूछता है कि तुम्हारा इलेक्शन कैंपेन कैसे चल रहा है। तो ब्रायन कहता है, क्या ताऊ, मेरी कंप्लेन करने के बाद मुझे ताना मार रहे हो। फ्रैंक कहता है कि मैंने तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं की है। अब यहाँ ब्रायन कन्फेस करता है कि मैंने ही तुम्हारे जाली दस्तखत किए थे, तो मुझे लगा तुमने मेरी कंप्लेन की होगी। लेकिन फ्रैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और दोनों भी चिल करने लगते हैं। फ्रैंक और ब्रायन दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं और अपने लाइफ वगैरह के बारे में बात करने लगते हैं। अब तभी ब्रायन रिवील करता है कि पिछले रात वो उनके बेसमेंट में गया था और उसने वो रूम देख लिया है। वो काफी अजीब रूम है और उससे पूछता है कि एग्जैक्टली क्या है वो रूम। अब फ्रैंक बात को घुमाता है और कहता है कि वो एक बॉम्ब शेल्टर है, लेकिन ब्रायन अब उसके सर पर बैठ जाता है और कहता है वो एलियन शिप जैसा लग रहा था, मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या है। अब ना चाहते हुए फ्रैंक ब्रायन को लेके अपने घर आने निकलता है, उसे दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली वो बेसमेंट क्या करता है। वही दूसरी जगह पे हम देखते हैं जुड वहाँ पे कैरियोके वगैरह गाता है और काफी एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन इन सब के बाद में वो पब से निकल जाता है और खुद ही आगे जाने लगता है। लेकिन जब वो जा रहा था तभी पुलिस की एक गाड़ी आती है। अब इसके पास कोई आईडी वगैरह तो था नहीं, इसीलिए वो पुलिस से छुपने लगता है। अब पुलिस को शक आता है और वे लोग
लोग उसे पकड़ लेते हैं। बीच रात में अचानक से आयरीन की आंख खुलती है। वो देखती है ना तो फ्रैंक घर पे है ना ही जूड, और इन दोनों को ढूंढने के लिए वो घर से निकल जाती है। वो गाड़ी से घूम रही थी कि तभी उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है जिन्होंने जूड को पकड़ा था। वही हम दूसरी जगह देखते हैं, ब्रायन फ्रैंक को लेके अपने बेसमेंट में आता है और उसे फाइनली उस रूम के अंदर लेकर जाता है। अब डोर वगैरह लॉक करता है और वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये रूम अब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और उसे सामने वही एलियन प्लैनेट दिखाई देगा, लेकिन उस रूम में कुछ होता ही नहीं है। ये लोग वैसे की वैसे उसी रूम में रहते हैं, टेलीपोर्ट नहीं होता। फ्रैंक ब्रायन को बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पे एक एलियन प्लैनेट आना चाहिए, लेकिन अब ब्रायन फ्रैंक का मजाक उड़ाने लगता है। अब हम देखते हैं जूड जेल में है। अब आयरीन उससे उसके अतीत के बारे में पूछने लगती है और जूड अब जाके सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं एक कल्ट का हिस्सा था। ये वही कल्ट है जो अलग अलग डोरवेज को हैंडल करता है। उन्होंने मुझे और कई और लोगों को किडनैप करके रखा था ताकि उनका टेलीपोर्टेशन का सीक्रेट दुनिया से बचा रहे, लेकिन मैं वहाँ से भाग उठा। अब आयरीन पूछती है कि ये डोरवेज आखिरकार किसने बनाए हैं, तो वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे काफी डोरवेज हैं और वही कल्ट उन्हें मैनेज करता है। आयरीन उससे पूछती है कि मेरे डोरवेज के सामने जो प्लैनेट है वो क्या चीज है, तो जूड कहता है कि वो बस एक वेस्टलैंड है, वहाँ पे कुछ भी चीज नहीं है। जूड आगे ये भी बताता है कि ये सारे डोरवेज एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं। वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं जाते, अलग अलग जगह पे हम जा सकते हैं डोरवेज का यूज करके। वो आगे ये भी बताता है इसी तरह मेरे पिता यानी गैब्रियल यहाँ पे आए थे। मुझे उन्हें इसीलिए ढूंढना है क्योंकि वो अभी तक सेफ रहे हैं और उन कल्ट वाले लोगों से बच के रह रहे हैं। अगर मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया तो कल्ट वाले लोग मुझे जल्दी ही पकड़ लेंगे। आयरीन अब कुछ पहचान निकाल के जूड को जेल से निकलवाती है। जाते हुए वो बताता है कि चंद्रा ने उसका एक डिवाइस चोरी कर लिया है, तो आयरीन उसे कहती है कि उसे हम जल्दी लेके आएंगे। जिसके बाद आयरीन उसके बेटे और उसके वाइफ के यादों में खो जाती है। दरअसल अपने बेटे के मौत के बाद आयरीन को वो डोरवे मिला था, इसीलिए आयरीन को लग रहा था कि वो डोरवे कोई ना कोई बड़ी चीज है। तो यहाँ पे फ्रैंक को देखते हैं, वो काफी हैरान था क्योंकि पिछले रात में वो डोरवे उसे और ब्रायन को उस एलियन प्लैनेट तक टेलीपोर्ट नहीं किया था। उसे लगने लगता है कि किसी ने डोरवे के साथ कुछ गड़बड़ की है। खैर इसके बाद फ्रैंक और आयरीन दोनों आयरीन के डॉक्टर के पास आते हैं चेकअप के लिए, जहाँ पे आयरीन के रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर काफी हैरान थी क्योंकि उसने सिर्फ 2 हफ्तों में ही काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की होती है। तभी डेनिस घर पर अपने दादा दादी से मिलने के लिए आती है, लेकिन वो तो नहीं होते, तो वो जूड से मिलती है और उससे बातें करने लगती है। दोनों भी हॉल में बात कर रहे थे तभी आयरीन और फ्रैंक डॉक्टर से वापस घर आते हैं, लेकिन यहाँ फ्रैंक को अभी भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि ब्रायन उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। इसीलिए अब वो अपने घर से कैमरा का एक फिल्म लेता है जिसमें उसने आयरीन के उसी एलियन प्लैनेट वाली फोटो निकाले थे और ब्रायन को वो फिल्म देकर उसे डेवलप करने के लिए कहता है ताकि उसे प्रूफ मिले। जिसके बाद वो वापस आता है तब डेनिस से मिलता है। अब डेनिस और वो डेनिस के पिता के कब्र पर जाते हैं और दोनों भी वहाँ पे बातें करने लगते हैं। अब इन दोनों के जाने के बाद आयरीन और जूड भी चंद्रा के घर आते हैं। यहाँ पर आयरीन चंद्रा से बात करने के लिए उसके घर में आती है, वही जूड चुपके से बैक डोर से घर में आता है और वो डिवाइस ढूंढने लगता है। उसे चंद्रा के रूम में उसका डिवाइस तो मिल ही जाता है, लेकिन वहाँ पर काफी सारी चोरी की हुई चीजें भी मिलती है। तभी उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस भी मिलता है जो देख वो काफी शॉक होता है क्योंकि ये डिवाइस उसके पिता का था। और वो गुस्से में नीचे आता है और चंद्रा से पूछने लगता है कि तुम्हें ये किसने दिया, मेरे पिता कहाँ पर है। इनके बीच में बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन अंत में चंद्रा बता देती है कि उसे वो डिवाइस अपने एक पेशेंट से मिला था। खैर अब यहाँ पे हम देखते हैं ब्रायन उस फिल्म को डेवलप करता है और उसे उन पिक्चर में फाइनली आयरीन की उस रूम की पिक्चर मिलती है जिसके सामने वही एलियन प्लैनेट था। और घर आने के बाद इंटरनेट पे सर्च करने लगता है कि ऐसे डोरवेज कहाँ पर है और उसे एक वेबसाइट पर कुछ डोरवेज के डिटेल भी मिलते हैं। खैर अब यहाँ पे ब्रायन उसी शाम को वापस बेसमेंट में आके उस रूम में चला जाता है। तभी फ्रैंक भी वहीं पर आ जाता है। अब यहाँ ब्रायन उसे इंटरनेट की सारी डिटेल्स बताता और कहता है कि ये डोर 17वीं सदी में किसी ने बनाया था। अब दोनों भी उस डोर को चेक कर रहे थे तभी उन्हें एक जगह पे खून के धब्बे दिखाई देते हैं और वो उस चीज को बाहर निकालते हैं और हम यहाँ देखते हैं
कि इसी चीज के अंदर वो एनर्जी और होना चाहिए था, लेकिन यहाँ फ्रैंक देखकर समझ जाता है कि ये चीज जूड ने निकाली है। ब्रायन बताता है कि एक दिन जूड जमीन के नीचे कुछ दफना रहा था और उसने और उसके डॉग ने देख लिया था। अब इसीलिए उसी शाम ब्रायन उसी जगह पे जाता है उस चीज को ढूंढने के लिए और उसे वो एनर्जी ऑर्ब मिल जाता है। एक रात हम देखते हैं फ्रैंक कचरा डालने के लिए बाहर जाता है। तभी उसे कचरे के ढेर में वही आयरीन का लेटर मिलता है जो उसने फ्रैंक को छोड़ने से पहले लिखा हुआ था जब वो उस एलियन प्लेनेट पर जाना चाहती थी। अब वो पढ़ने के बाद उसका दिल पूरा टूट जाता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़ के जाने वाली थी। अब वो घर आने के बाद आयरीन को वो लेटर दिखाता है और उससे काफी दुखी होता है, जिसके बाद वो ब्रायन के घर पे रात गुजारने के लिए चला जाता है। दूसरी जगह निक, स्टेला और टोनी एक मोटेल में रुके होते हैं। तभी स्टेला सुनती है कि निक ने किसी लड़की को इनवाइट किया है और वो उसे एलियन टेक्नोलॉजी दिखा रहा होता है। यानी कि यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि ये कल्ट के लोगों के पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और वो बाहर के प्लैनेट्स पर भी जा सकते थे। अब स्टेला उस लड़की को वहाँ से भगा देती है और निक को इस बात पे गुस्सा करती है। वही यहाँ पर टोनी भी स्टेला के ऊपर काफी गुस्सा होती है क्योंकि वो जब से यूएस आए थे तब उन्होंने कोई भी मजे वाली चीज की नहीं होती। इसीलिए वो मिडिल ऑफ द नाइट बाहर आती है और उसे वहाँ पे निक दिखाई देता है। दोनों भी बातें करने लगते हैं और उनकी अच्छी बॉन्डिंग होती है। वही अगले दिन यहाँ पे हम देखते हैं जूड डिनीस के साथ मिलकर चंद्रा ने बताए हुए उसी पेशेंट के घर जाता है जिसका वो ट्रैकर था। वो पेशेंट तो मर चुका था लेकिन उसका बेटा उसे मिलता है जिसे जूड पूछता है कि आपके पिता को ये कहाँ से मिला था। तभी वो आदमी बताता है कि मेरे पिता ट्रक ड्राइवर थे और उनके एक सफर के दौरान उन्हें एक आदमी मिला था। शायद वो आदमी किसी से भाग रहा होता है। बाद में उन्हें समझ आया कि सच में एक वैन उनका पीछा कर रही थी। अब मेरे पिता को काफी शॉर्टकट पता थे, इसीलिए वो वैन वालों को चकमा देकर दूसरे रास्ते चले गए। जिसके बाद उस आदमी ने चाकू निकालकर अपने पैर से वो ट्रैकर निकाला था। इसी तरह मेरे पिता को वो ट्रैकर मिला था। अब जूड समझ जाता है कि ये इंसान वही उसके पिता थे। अब वो आदमी ने रिकॉर्ड चेक करके उस जगह का एड्रेस बताता है जहाँ पर जूड के पिता को छोड़ा था। खैर अब यहाँ फ्रैंक अपने घर जाने निकलता है तो ब्रायन उसे वही एनर्जी ऑर्ब दिखाता है जो उसे मिला था। अब फ्रैंक उसे छुपाने के लिए कहकर अपने घर आता है। अब उसके और आयरीन के बीच में काफी गिले शिकवे होते हैं जो दोनों भी सुलझा नहीं पाते। इसी दरम्यान पुलिस स्टेशन में ऑफिसर टॉम देखता है कि 2 रात पहले जूड को अरेस्ट किया गया था। इसीलिए अब वो फ्रैंक ने दिए हुए उस कप से जूड का डीएनए चेक करता है और उसे रिकॉर्ड मिलता है कि जूड एक काफी बड़ा क्रिमिनल है। इसीलिए वो तुरंत आयरीन से मिलने आता है और उसे इन्फॉर्म करता है। लेकिन इस बार भी आयरीन जूड को बचाती है और पुलिस से झूठ कहती है कि उसने जूड को ऑलरेडी काम से निकाल दिया है। अब यहाँ दूसरी जगह टोनी, स्टेला और निक एक जगह पर खाना खा रहे होते हैं और तभी स्टेला के मना करने के बावजूद निक टोनी को बताने लगता है कि जब तुम्हारी माँ तुम्हारी उम्र की थी तभी बहुत ही ज्यादा शरारती थी और कैलेब के साथ उसकी खास दोस्ती थी। स्टेला वापस उसे वार्न करती है कि कैलेब के बारे में कुछ मत कहो, लेकिन निक नहीं सुनता, जिसके कारण स्टेला उसे सीधा वहीं पे मारती पीटती है और टोनी को लेकर गुस्से में अकेले ही वैन लेके निकल जाती है। लेकिन एक रास्ते में आने के बाद स्टेला कंफ्यूज होती है कि कहाँ जाना है और तभी टोनी पूछती है कि आखिरकार हम यूएस किस काम से आए हैं। तब स्टेला बताती है कि हम लोग यहाँ पर एक आदमी को ढूंढने के लिए आए हैं जो हमारे कल्ट से भाग गया है और वो काफी खतरनाक है। यानी कि ये लोग यहाँ पे जूड की बात कर रहे होते हैं जिसे मारने के लिए ही ये लोग यहाँ पे आए हैं। खैर अब टोनी रास्ता ढूंढने में अपनी माँ की मदद करती है और ये लोग आगे निकलते हैं। अब डिनीस और जूड घर आते हैं और आयरीन को बताते हैं कि मेरे पिता को उस ट्रक ड्राइवर ने मिशिगन इस जगह पे छोड़ा था जो यहाँ से 8 घंटे की दूरी पर है और वो सबको साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी आयरीन जूड को अकेले में लेकर जाती है और पुलिस का रिकॉर्ड दिखाती है। लेकिन जूड आयरीन को बताता है कि ये सब कुछ उन्हीं लोगों ने किया हुआ है जिन्होंने मुझे पकड़ के रखा था ताकि मैं अगर किसी दिन वहाँ से भाग भी गया तो भी पुलिस मेरे पीछे रहे। अब आयरीन इस बात पर भरोसा करती है और मिशिगन जाने के लिए ये तीनों तैयार होते हैं, यानी जूड, आयरीन और डिनीस। अब जाने से पहले फाइनली फ्रैंक आयरीन से बात करने की कोशिश करता है और हम एक अतीत की याद देखते हैं।
जहाँ पे इनका बेटा माइकल, उसकी पत्नी और छोटी डिनीज घर आए होते हैं। काफी अच्छी फैमिली होती है, लेकिन माइकल काफी परेशान लग रहा होता है। वो अकेले ही गार्डन में आता है और अपना बचपन का झूला देखने लगता है। आयरीन उससे पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या है। तब वो बताता है कि मैं बहुत ही परेशान फील कर रहा हूँ, शायद डिप्रेस भी हूँ। मेरा जॉब जाने वाला है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। फिर वो आयरीन को उसके स्कूल में, जहाँ पर वो प्रिंसिपल थी, वहाँ पे जॉब देखने के लिए कहता है, लेकिन आयरीन सीधा मना कर देती है और कहती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीखो। माइकल को इससे बहुत ही बुरा लगता है और वो उदास होकर निकलता है। दरअसल यही बात आयरीन को खाई जा रही थी, और जब माइकल गया था उसी दरम्यान उन्हें वो पोर्टल यानी एलियन प्लैनेट भी दिखा था, और इसी के कारण उसे लग रहा था कि ये एक यूनिवर्स का साइन है और इसीलिए वो उस एलियन प्लैनेट पर जाना चाहती थी। अब इसीलिए वो फ्रैंक से माफी भी मांगती है। खैर, अब उसी शाम को आयरीन, जूड और डिनीस मिशिगन जाने के लिए निकलते हैं, उसी जगह पर जहाँ पे जूड के पिता को छोड़ा था। वही यहाँ पे ब्रायन और फ्रैंक दोनों मिलकर उस रूम में जाते हैं और उस एनर्जी ऑर्ब को वापस मशीन में लगाते हैं, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहा था। इसीलिए अब पूरा दिन काम करने के बाद ब्रायन कुछ बैटरीज को इकट्ठा करता है और उस डिवाइस को एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके कारण वहाँ पे एनर्जी बहुत ही ज्यादा जमा हो जाती है और एक पॉइंट के बाद बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और काफी सारी एनर्जी वेव्स जनरेट होती है और पूरे शहर में फैलती है। वही टोनी और स्टेला का वैन भी इससे काफी इम्पैक्ट होता है और उन्हें समझ आता है कि वो आसपास ही है। फिर इसके बाद ब्रायन देखता है वो डिवाइस काम कर रहा है। फिर ब्रायन और फ्रैंक अंदर आते हैं और वो रूम इन्हें टेलीपोर्ट करके उसी एलियन प्लैनेट पर लेकर जाता है और ब्रायन ये देखकर बहुत ही हैरान होता है। अब यहाँ पे तीनों भी मिशिगन आते हैं, जहाँ पर गैब्रियल को उस ड्राइवर ने छोड़ा था। उसी रोड पर उन्हें एक घर मिलता है जो कि एक होम स्टे था। तीनों भी वहाँ पर आते हैं और हैना नाम के एक लेडी से मिलते हैं। अब जूड उसे फोटो दिखाकर अपने पिता के बारे में पूछता है। तब वो लेडी बताती है कि करीब 15 से 20 साल पहले जब वो ये घर बना रही थी, तब एक दिन गैब्रियल वहाँ पे आया हुआ था और हैना के पास रहने के लिए जगह मांगी थी। हैना कहती है कि मैंने उसे यहाँ पे रहने के लिए दिया था, जिसके बदले में वो मेरा घर बनाने में मदद कर रहा था, जिसके बाद हम दोनों में रिलेशन भी हुआ था। लेकिन कुछ सालों के बाद गैब्रियल अचानक से यहाँ से चला गया। अब जूड पूछता है कि वो कहाँ गया है, आपको कुछ पता होगा? लेकिन हैना कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ये सुनने के बाद ये तीनों भी निकलने ही वाले थे, लेकिन हैना इन्हें कहती है कि काफी घंटों के ड्राइव के बाद आए हो, इसलिए आज रात तक यहीं पे रुक जाओ। इसीलिए तीनों भी वहीं पे रुकते हैं। तो यहाँ दूसरी जगह पे ब्रायन और फ्रैंक को देखते हैं। ब्रायन को डोर के उस तरफ जाना था, इसीलिए अब वो चीजें ढूंढने लगता है। वही फ्रैंक ने एक स्पेस सूट भी बनाया होता है जो उसे दिखाता है, लेकिन उस स्पेस सूट में कुछ चेंजेस की जरूरत थी। इसीलिए अब ब्रायन उस सूट पर काम करने लगता है, क्योंकि उसे अब एलियन प्लैनेट पर जाना था। वो घर पे कुछ काम करने के लिए आता है, तभी उसे उसकी वाइफ याद दिलाती है कि आज रात को हमें किसी फ्रेंड्स के घर पे जाना है। लेकिन ब्रायन ये प्लान कैंसिल कर देता है, क्योंकि उसे उस प्लैनेट पर जाना था। जो सुनने के बाद उसकी वाइफ और उसका काफी झगड़ा होता है। दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इनकी शादी ऑलमोस्ट टूट जाती है। तो यहाँ पे शाम को आयरीन उसी होम स्टे में फ्रैंक को कॉल लगाती है, लेकिन फ्रैंक का कॉल वॉइस मैसेज पर जा रहा था, तो वो उसके लिए एक मैसेज छोड़ती है। तभी उसे घर के ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें आने लगती है। अब वो हैना को इसके बारे में पूछती है कि क्या घर में कोई और भी रह रहा है, तो हैना मना कर देती है। लेकिन अगले ही पल में हैना ऊपर आकर एक सीक्रेट कमरे में आती है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो पूरे घर पे नजर रखा होता है। वो हैना को आयरीन ने अभी अभी किए हुए कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें फ्रैंक का वॉइस मैसेज था। अब इस आवाज को सुनकर वो आदमी कहता है कि फ्रैंक वही आदमी है जिसके पास वो सोने के कॉइन्स थे। वही ये लोग कैमरे से हर तरफ नजर रखे होते हैं, यानी हमें समझ आता है कि शायद ये लोग भी उसी कल्ट का हिस्सा हो सकते हैं, या फिर ये लोग भी कल्ट से छुप रहे हैं, लेकिन इनका उस पोर्टल के साथ कुछ तो कनेक्शन है। कि रात में हैना जूड को उसके पिता की काफी सारी चीजें बताने लगती है और उसे वही कमरा देती है जहाँ पर गैब्रियल रहा करता था। अब उस कमरे में जूड कुछ किताबें पढ़ने लगता है, तो उसे स्पेनिश भाषा की एक किताब मिलती है जो उसकी मदर टंग थी। वो इस किताब को देखने लगता है तो उसे
उसमें अपने ही पिता की काफी सारे नोट्स मिलते हैं और एक नोट पे एक सिंबल भी लिखा हुआ था। अब ऐसे ही सिंबल्स हमने उस डिवाइस पर भी देखे थे जो पोर्टल में लगाया जाता है। उसे जूड समझ जाता है कि उसके पिता यहाँ से कहाँ गए होंगे। वही आयरीन अपने कमरे में होती है तो वो पुराने यादों में जाती है और हम देखते हैं कि माइकल वापस अपने माँ यानी आयरीन की मदद मांगने के लिए आया था, लेकिन आयरीन इस बार भी उसे खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहकर उसे घर से जाने के लिए कहती है, जिसके कारण वो बहुत ही डिप्रेस होता है और उसने खुदकुशी कर ली थी। जिसके बाद आयरीन खुद को इसका दोषी मान रही होती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं ये तीनों अपने घर जाने के लिए निकलते हैं, जिसके बाद वो आदमी जो इन पे नजर रखे हुए था वो भी कार से उनका पीछा करने लगता है। दूसरी जगह टोनी और स्टेला हर जगह पर जूड को ढूंढ रहे होते हैं शहर में, लेकिन उन्हें कोई भी पता नहीं मिलता। अब घर आने के बाद टोनी अपना सोशल मीडिया देख रही थी, जिसे इसी टाउन के पब्स वगैरह के रिकमेंडेशन आने लगते हैं और तभी उसे जूड का पब वाला वीडियो दिखाई देता है। ये वही वीडियो था जब वो डेनिस और उसके दोस्त के साथ पब में आया था। अब ये देखकर दोनों भी उस पब में आते हैं और जूड का मिसिंग फोटो दिखाकर लेडी से पूछने लगते हैं कि क्या वो यहाँ पे आया था। तो पब वाले कहते हैं कि हाँ वो यहाँ पे आया था और स्टेला को एक कार्ड देते हैं जो जूड यहाँ पर छोड़कर गया होता है। ये कार्ड होता है चंद्रा का, क्योंकि उस रात जूड चंद्रा के ही घर जा रहा था। जिसके बाद ये लोग वापस होटल आते हैं और स्टेला अकेले ही चंद्रा के घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन टोनी भी उसके साथ आने की जिद करने लगती है, लेकिन स्टेला मना कर देती है। इसीलिए अब स्टेला के जाने के बाद टोनी निक को कॉल करके बताती है कि वो कहाँ पर है। वही स्टेला चंद्रा के घर आती है और उसे जूड का पता मांगती है, लेकिन चंद्रा उससे $3000 की मांग करती है। इसके कारण स्टेला अब ना चाहते हुए भी वापस होटल में लौट आती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो वही आदमी आया हुआ है जो उनके घर में घुस आया था, यानी कि इनका लीडर, जिसे देखकर टोनी भी बहुत ज्यादा घबराने लगती है। तो यहाँ पर ब्रायन को देखते हैं जिसका सूट अब पूरा तैयार हो गया था और वो फाइनली दोनों बेसमेंट में आते हैं उस एलियन प्लैनेट, जहाँ पे हम देखते हैं उस एलियन प्लैनेट पर भी सुबह होती है। ब्रायन अब डोर ओपन करके एलियन प्लैनेट पर जाने के लिए तैयार था और वो फ्रैंक को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि वो आयरीन के बिना वहाँ नहीं जाना चाहता। जिसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं और ब्रायन फाइनली डोर ओपन करके एलियन प्लैनेट पर चला जाता है। दोनों भी वॉकी टॉकी से कनेक्टेड होते हैं। ब्रायन जैसे ही आगे जा रहा था वो फ्रैंक को हर पल अपडेट कर रहा था, लेकिन काफी आगे जाने के बाद उसे कुछ फर्नीचर दिखाई देता है और वो देखने के लिए वो और आगे बढ़ता है। उसकी सांसें भी काफी ज्यादा अटक रही थी, इसीलिए फ्रैंक उसे वापस आने कहता है, लेकिन ब्रायन उसकी बात नहीं सुनता और वो आगे जाते हुए एक पल के बाद कहीं नीचे चला जाता है और गायब होता है। ये देखकर फ्रैंक बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब फ्रैंक के पास ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता, इसीलिए वो ब्रायन को देखने नहीं जा पाता और शॉक में उधर ही बैठ जाता है। अब शाम होते होते ये तीनों भी घर आते हैं। ब्रायन अभी भी टेंशन में अपने घर में बैठा हुआ था, वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। वही हम आयरीन को देखते हैं जिसे अपने बेटे की मौत याद आने के कारण वो बहुत ही गिल्टी महसूस कर रही थी और उसे लग रहा था कि उसी के कारण वो डेनिस से भी बहुत ही ज्यादा दूर रहती है। डेनिस के साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए वो उसे अपने लाइफ का बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताने का डिसाइड करती है और उसे लेकर बेसमेंट में आके उसी रूम में चली जाती है और उसे इस रूम की और उस एलियन प्लेनेट की सारी सच्चाई बता देती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि जूड कोई उनका केयर टेकर नहीं है, जूड उन्हें यही नीचे मिला था जो शायद उसी एलियन प्लेनेट से आया हुआ है। अब इतनी बड़ी बात अपने दादी ने छुपा के रखी थी। ये सुनने के बाद डेनिस बहुत ही गुस्सा होती है और वो निकल जाती है। खैर अब ये कल्ट वाले लोग उस आदमी के साथ चंद्रा से मिलने के लिए एक लोकेशन पे आते हैं और वो आदमी चंद्रा को पैसों की बजाय सोने के सिक्के देता है जो कि बेहद कीमती थे, लेकिन चंद्रा ये सिक्के लेने से मना करती और कहती है कि मुझे पैसे ही चाहिए। अब इसके कारण वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और सीधा उसका हाथ वगैरह मरोड़ कर उससे जूड का लोकेशन मांगता है। डर कर चंद्रा उसे बता देती है कि वो आयरीन और फ्रैंक के घर का केयर टेकर है। अब ये जानने के बावजूद वो आदमी चंद्रा को वही मार देता है, जिसके बाद वो उसकी गाड़ी भी जला देता है। ये देखकर खुद स्टेला और टोनी भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। अब टोनी को इनके साथ नहीं रहना था। अब आता है अंत का एपिसोड। हम देखते हैं आयरीन बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। उसे बार बार अपने स्वर्गवासी बेटे की याद आ रही थी। तभी उसे एक याद आती है जहाँ पे उसका बेटा जब छोटा था तब आंगन में एक बहुत ही बड़े
पेड़ पर झूला खेलता था और उसके जाने के बाद फ्रैंक ने वो पेड़ काट दिया था और उस पेड़ को जड़ से उखाड़ते वक्त ही उन्हें वो बंकर मिला था। और इसी तरह आयरीन ने अपने दुख को इस खोज और एलियन प्लैनेट की ओर मोड़ दिया था। उसे लग रहा था कि ये चीज उसके बेटे के मौत के बाद मिली थी, यानी यूनिवर्स का कोई साइन है ये उसके लिए। खैर, अब अगले दिन उठने के बाद फ्रैंक वापस ब्रायन को खोजने के लिए नीचे आता है और वॉकी टॉकी से उससे कांटेक्ट करता है, लेकिन कोई पता नहीं था। वही जूड को देखते हैं जो उसी एनर्जी ऑर्ब को ढूंढने के लिए घर के पीछे जंगल में आता है, लेकिन वो ऑलरेडी गायब था, जो देखकर वो फ्रैंक से इसके बारे में पूछने के लिए आता है। और तभी आयरीन को समझ आता है कि वो एनर्जी बॉल उसी डिवाइस से उसने निकाला था। ये जानने के बाद वो जूड पर बहुत ही नाराज होती है। अब इसके बाद वो बताता है, मुझे मेरे पिता कहाँ गए हैं ये पता चला है और मैं वही जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम स्टेला की टीम देखते हैं जो इनके घर के पास से गुजरती है और थोड़ा आगे ये लोग गाड़ी पार्क करते हैं। तभी जो इनका मेन लीडर होता है आदमी, वो देखता है कि घर के आसपास कुछ पंछी मरे पड़े हुए हैं, जो देखकर उसे समझ आता है कि एक चेम्बर यानी टेलीपोर्टेशन रूम यही आसपास होगा। और तभी वो देखता है कि जुड़ गाड़ी लेकर कहीं निकल रहा है। अब वो स्टेला को उसके पीछे जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो आदमी इनके घर आता है और फ्रैंक और आयरीन को गन पॉइंट पे रखता है। तो यहाँ जूड डिनीज से मिलने के लिए आया था, उसे गुड बाय करने के लिए। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी स्टेला उसके ऊपर फायरिंग करने लगती है और दोनों भी छुप जाते हैं। और वो स्टेला का ध्यान खींचकर जंगल की ओर भागता है और डिनीज गाड़ी लेकर घर आती है और उन्हें बता ही रही थी कि तभी वो देखती है कि ये लोग भी गन पॉइंट पे है। अब वो आदमी डिनीज को भी गन पॉइंट पे रखता है और तीनों से भी उस रूम के बारे में पूछता है। और तभी आयरीन बताती है कि वो रूम सामने के गैराज के नीचे है और वो खुद गन टोनी को देकर नीचे चला आता है। इसी दरम्यान आयरीन टोनी को समझाने लगती है कि हमें मत मारो, हम बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। अब टोनी उनकी बातों में आकर उनके हाथ खोल देती है, लेकिन तब तक वो आदमी आ जाता है और टोनी पर गुस्सा होता है। जिसके बाद वो स्टेला को कॉल करके जूड को घर पे ही लाने के लिए कहता है। स्टेला चालाकी से जूड को पकड़कर ये लोग घर में आते हैं। घर में पहुंचने के बाद वो आदमी जूड को बहुत ही डांटता है और यहाँ समझ आता है कि जूड की माँ कल्ट की बहुत ही बड़ी मेंबर थी और उसी ने जूड को पकड़ने का ऑर्डर दिया था। अब वो आदमी जूड को मारने ही वाला होता है कि तभी फ्रैंक अपने हाथ खोलकर जूड को बचा लेता है। अब इन सबके बीच में बहुत ही ज्यादा फाइट होती है और अंत में स्टेला उस आदमी को पकड़कर उसे शॉक देकर बेहोश करके गाड़ी में बंद कर देती है और वहाँ से वैन लेकर निकल जाते हैं। अब इनका प्लान होता है कि कल्ट के मेंबर से भाग जाना। टोनी पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल है, तो स्टेला बताती है जब तक ये आदमी हमारे पास है तब तक वो हमारा पीछा नहीं करेंगे। खैर, अब यहाँ पे हम जूड को देखते हैं जो सबको गुड बाय करता है और आयरीन और फ्रैंक को थैंक यू कहता है, लेकिन तभी डिनीज उसका साथ देने का सोचती है। जिसके बाद ये चारों भी वहाँ से निकलकर नीचे आते हैं बेसमेंट में। फिर जूड उस सॉकेट में से एक चीज निकालता है और जूड को जो एक एड्रेस मिला था उसके सिंबल्स उस चीज में डालता है, यानी कि ये दूसरे लोकेशन का एड्रेस था। डिनीज गुड बाय वगैरह बोलकर वो और जूड रूम के अंदर जाते हैं और वो रूम इन्हें एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट करता है और वो जगह थी बैंकॉक। अब उनके जाने के बाद आयरीन फाइनली फ्री महसूस कर रही थी। जो इतने सालों से उसके बेटे के मौत का गिल्ट था वो भी निकल गया था। तो यहाँ टोनी और स्टेला रोड पर से जा रहे थे कि तभी 2-4 गाड़ियां इन्हें घेर लेते हैं और चारों तरफ से इनके ऊपर हमला करके उनका क्रैश कर देते हैं। अब उस कार से निकलती है हैना और उसके लोग, जो अब जब स्टेला और टोनी को पकड़ लेते हैं वही उस आदमी को भी फ्री करके अपने साथ लेकर जाते हैं। अब यहाँ आता है अगला दिन, जहाँ पे फ्रैंक फाइनली आयरीन से कहता है कि मैं अब अगले एडवेंचर के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो अपना स्पेस सूट उसे दिखाता है। वो अब उस एलियन प्लैनेट पर जाने के लिए तैयार था। आयरीन बहुत ही खुश होती है। पहले वो जाने वाला था, फिर आयरीन। अब फ्रैंक सूट वगैरह पहनकर उस प्लैनेट पर चला जाता है और आयरीन उससे वॉकी टॉकी से कनेक्टेड थी। वो काफी आगे जाने के बाद उसे एक लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है और उसकी सांसें फूलने लगती है और वो वहीं पर बेहोश होता है। अब उसकी ऐसी हालत देख आयरीन वो भी उस प्लैनेट पर चली जाती है, लेकिन बिना किसी सूट के, क्योंकि वो प्लैनेट इंसानों के लिए सूटेबल था। अब वहाँ आने के बाद फ्रैंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तभी वो उसका हेलमेट निकाल देती है और वो ठीक हो जाता है।
फिर दोनों भी चलकर आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक एलियन सिटी दिखाई देती है जिन्होंने शायद ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाया था। और ये सीजन यही खत्म होता है। इसका नेक्स्ट सीजन पता नहीं कब आएगा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। आप अगर यहाँ तक रुके हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में हाय जरूर कहते जाना और बताइए कि अगर आपके बेसमेंट में टेलीपोर्टेशन डोर होता तो आप कहाँ जाना पसंद करते। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।